अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हम आज ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का सबसे पहले जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है हमारे पास सर अक्टूबर नवंबर 2008 का। और इससे पहले मैं ज़रा आपसे थोड़ी सी बात करूंगा जो हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का ना फॉर्मेट बनाया हुआ उसके लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो हमारे पास फॉर्मेट है, हम ज़रा उससे उससे थोड़ी सी बात पहले करेंगे। शुरू में देखिए सर, सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बात बताई है। सबसे पहले मैंने आपको एक बात से आगाह ये किया हुआ है कि सर आपके पास तीन कॉस्ट को आप दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आपने दो चीजों के बारे में सोचना है। कॉस्ट को आपने दो हिस्सों में स्प्लिट करना है। वो क्या? एक आपके पास वो कॉस्ट होगी जो कि किससे रिलेटेड होगी, जो कि रिलेटेड होगी फैक्ट्री से, हाँ मैन्युफैक्चरिंग से, वेरी गुड। दूसरी तरफ कॉस्ट आपके पास किससे रिलेटेड होगी? दूसरी कॉस्ट आपके पास रिलेटेड होगी सर ऑफिस से। फैक्ट्री वाली कॉस्ट जो होगी ना सर, वो किस में चली जाएगी? फैक्ट्री वाली कॉस्ट सर आप ले जाएंगे किसके अंदर? आप ले जाके रख देंगे सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। ऑफिस वाली कॉस्ट जो है सर आप वो किस में ले जाएंगे? ऑफिस वाली कॉस्ट को आप ले जाएंगे इनकम स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग की बात है। जो भी बात होनी है वो इसके बाद ही स्टार्ट होनी है सर। ये दो चीजें आपके सामने आ गई। कॉस्ट को मैंने दो हिस्सों में स्प्लिट किया। एक तरफ मैं उसको किस में लेके गया? फैक्ट्री में। दूसरी तरफ मैं उसको किस में लेके गया? ऑफिस में। सही है। अब आपको हर दफा ना ये तसव्वुर करना है किसी भी कॉस्ट किसी भी एक्सपेंस को देख के कहीं काम मूव होगा, आप जरूर उसके ऊपर ना कोई बात करेंगे। ठीक है बॉस, अब चले यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 पे। बॉस बॉस ये बताइए, कल एक की क्लास आप अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं? कितने बजे? 8 बजे ले लें, 9 बजे ले लें, 11 और 11:30 ऑनवर्ड्स ले लेते हैं बच्चे। अच्छा, कितने बजे तक? मैं 11 से 2 लूँगा क्लास। मेरी क्लास आप ऑफ कर दें, मुझे कुछ परवाह ही नहीं है। एक ही हो गया। सर आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाए सर, लिखा हुआ है एस आर इज अ मैन्युफैक्चरर, द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑन 31 अक्टूबर 2008। फिर लिखा हुआ है सर स्टॉक गिवन है। स्टॉक में आपके पास तीन तरह के स्टॉक गिवन है। एक आपके पास रॉ मटेरियल गिवन है, फिर आपके पास सर वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है, फिर आपके पास सर इसका फिनिश गुड्स गिवन है। ये तीन चीजें आपके पास आ गई सर। फिर उसके बाद परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स गिवन है। याद करो मसब, हमने बोला था परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल हम किस में लेके जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। फिनिश गुड्स वाला हम किस में ले जाएंगे सर? इनकम स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ, इसमें सब कुछ है। फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब स्प्लिटेड है। फिर परचेज रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स सर, ये भी किस में जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। सेल्स किस में जाएगा सर? सेल्स जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ जाएगा सर? इनकम स्टेटमेंट में। डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस खुद ही लिख दिया उसने डायरेक्ट, तो आप इसे मैन्युफैक्चरिंग में लेके जाएंगे। और मैन्युफैक्चरिंग में भी लेके जाएंगे और प्राइम कॉस्ट का पार्ट भी है। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी सर ये जाएगा ओवरहेड्स में, ये भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पार्ट है। इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा, इनडायरेक्ट है। ऑफिस सैलरीज प्योरली किस में जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में। ऑफिस एक्सपेंसेस प्योरली किस में जाएगा? इनकम स्टेटमेंट के अंदर। फिर सर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और जो लोग अभी अभी ऑनलाइन आए मैं उनके लिए बोल रहा हूँ सर, ये अक्टूबर नवंबर का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 5। अक्टूबर नवंबर 2008, अक्टूबर नवंबर 2008 का सर ये पेपर है। आप हेडिंग डाल दो और मार्क कर लो, फिर देख लेना सर इसको। सर उसके बाद आ जाए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फिर आगे आपके पास प्लांट एंड मशीनरी, फिर ऑफिस इक्विपमेंट, फिर दोनों के डेप्रिसिएशन गिवन है। फिर डेप्रिसिएशन डिस्ट्रीब्यूट कौन कराएगा? फैक्ट्री ऑफिस। अगर गुड्स बनते हैं कहीं पीछे फैक्ट्री में तो उसको बाहर बांटने की, डिस्ट्रीब्यूट कराना किसकी जिम्मे? ऑफिस, ऑफिस होगा। सर फैक्ट्री का प्लांट एंड मशीनरी सर, इसकी जो डेप्रिसिएशन आप लाएंगे वो डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज होगी? वो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी सर मैन्युफैक्चरिंग में। और जो ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो कहाँ चार्ज होगी सर? वो चार्ज होगी आईएस में। लिखा है सर डेटर, फिर आपके पास है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में इंक्रीज या डिक्रीज चेक करना होता है सर। अगर इंक्रीज हुआ तो एक्सपेंस, डिक्रीज हुआ तो इनकम। फिर सर क्रेडिटर्स आ गए आपके पास। क्रेडिटर्स के बाद आपके पास सर क्वेश्चन में आ गई ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के बाद सर आपके पास आ गया बैंक। बैंक के बाद सर आपके पास बैंक भी देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैंक किसमें गिवन है इसका? बैंक गिवनेस होती है इसका क्रेडिट में। अगर क्रेडिट में है तो उसका मतलब है ये आपके लिए क्या बन जाएगा? ये आपके लिए बन जाएगा लाइबिलिटी, इसको आप बोलेंगे ओवरड्राफ्ट। सही है। फिर देखें कैपिटल, कैपिटल की वैल्यू 80,740। स्टॉक की वैल्यू आपके पास गिवन है 31 अक्टूबर 2008 को वैल्यू किया आपने। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक है। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस 12,100 के अक्रूड है। तो सर फैक्ट्री वेजेस में आप जाएंगे, डबल टिक करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कितने के अक्रूड है? 12,100 के। आप जाके इसके अंदर प्लस कर देंगे 12,100। अभी करता हूँ ये मैं क्वेश्चन सॉल्व। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 1860 की, प्रीपेड है। आप डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे और यहाँ आके सर इसके अंदर मेंशन कर देंगे 1860, और 1860 को आप यहाँ से क्या कर देंगे सर? माइनस।
फिर सर आगे बढ़ते हैं. Depreciation is to be charged on plant and machinery at 25% per annum using straight line method. The residual value of the plant and machinery is estimated at 80,000. सर अब क्वेश्चन में चेक करते हैं. प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट आपके पास कितनी गिवन है? 80. आप यहाँ लिखेंगे सर 80,000 से प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट है, उसमें से आप कितना माइनस कर देंगे? 8,000. स्क्रैप वैल्यू माइनस किया आपने, मल्टीप्लाई किया सर आपने इसको 25% से. 72,000 का 25% निकाल लीजिए, कैलकुलेट कीजिए. थोड़ा थोड़ा करके डालना, गिरे नहीं बस. क्या आंसर आ गया सर आपके पास? आंसर आ गया आपके पास 18,000. सही हो गया. फिर सर क्वेश्चन में देखिए, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन ऑफिस इक्विपमेंट एट 40% पर एनम यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. सर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे बात करेंगे तो ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट है 24 और सर डेप्रिसिएशन उस पे चार्ज है 15,360 का. तो मैंने यहाँ लिखा सर 24,000 माइनस करूंगा सर 15,360 और उसके ऊपर अप्लाई करूंगा सर मैं कितने परसेंट? उसके ऊपर अप्लाई करूंगा सर मैं 40%. आंसर निकाल लीजिए. 3, 4, 5, 6. सर ये आ गया आपके पास इस साल का डेप्रिसिएशन. तो अब सर यहाँ देखें, यहाँ लिखेंगे आगे इसमें प्लस कर देंगे 3, 4, 5, 6 और ऊपर जो 24,000 है, नहीं ऊपर जो प्रोविजन 36,000 का है इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे सर आप? इसमें आप ऐड कर देंगे सर 18,000. तो 18,000 की सर डेप्रिसिएशन आपने इसके अंदर ऐड कर दी. आ गई बात समझ में? फिर सर आगे देखें क्वेश्चन के अंदर. क्वेश्चन में लिखा है नो परचेज एंड सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स took place during the year, within the year. नहीं है कुछ भी ऐसा. A check of 4,800, ये जरा इंपॉर्टेंट है, ये नई चीज है, इसको सीखें. ऐसी एडजस्टमेंट्स आपको पास्ट पेपर्स में कम ही नजर आएंगी. सर लिखा है चेक ऑफ 4,800 वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर. आपके पास सर एक डेटर है जिससे आपको चेक रिसीव हुआ है 4,800 का October 31st को 2008 में, बट हैज बीन ओमिटेड इन एरर फ्रॉम द अबव बैलेंसेस. एरर्स पढ़े ना आपने? एरर ऑफ ओमिशन पढ़ा है ना? एरर ऑफ ओमिशन क्या कहता है? सब लोग भाई, इतने सारे लोग ऑनलाइन हो, जल्दी से बोलो. एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है सर? एरर ऑफ ओमिशन होता है जब आप किसी ट्रांजैक्शन को लिखना भूल जाएं. सर आप डेटर ने मुझे पैसे दिए, जब डेटर मुझे पैसे देता है तो पता है क्या एंट्री बनती है? सर एंट्री बनती है बैंक डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल को आप क्या करते हैं? क्रेडिट. ये डेटर की एंट्री है. तो सर इसका मतलब है आपको बैंक को 4,800 से इंक्रीज करना है और रिसीवेबल्स को आपको 4,800 से क्या करना है? डिक्रीज करना है. जब ये एडजस्टमेंट में करने गया ना तो पहला काम तो मुझसे बड़े आराम से हो गया. मैंने सर इसमें से क्या वैल्यू थी मौसम? बिल्कुल सही है, 4,800 थी. जो वैल्यू थी ना वो तो मुझे समझ में आ गई. मैंने यहाँ से 4,800 को यहाँ से क्या कर दिया? माइनस. बहुत बड़ा मसला आया है सोफिया इस क्वेश्चन में. बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ऑलरेडी नेगेटिव है, आप उसमें पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर रहे हैं. सर नहीं समझ में आई बात. ये बात समझाने के लिए ना मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब कभी बच्चा हमसे अकाउंटिंग में सबसे पहले काम करे अपनी बेस को ठीक कर ले. बैंक 3,600 यहाँ गिवन है ना, तो इसका मतलब है बैंक का आपका ब्रॉड डाउन ये रहा. अब आपने पैसे ले लिए किसी से तो अकाउंट रिसीवेबल यहाँ आ गया और पैसे कितने आ गए आपके पास? 4,800 आ गए. वो चीज जो आपके पास पहले नेगेटिव थी अब आपके पास वो 1,200 से क्या हो गई? पॉजिटिव. आ गई बात समझ में सोफिया? ये टी अकाउंट बनाएंगे तो समझ में आएगी बात. पहले क्या था? सारे ओवरड्राफ्ट. रिसीव कितने हुए? 4,800. तो अब आपकी जेब में अब पॉजिटिव अमाउंट मौजूद है 1,200. सर ये एडजस्टमेंट कर लिया आपने. अच्छा अब जरा यहाँ देखिए 44,250 में से 4,800 को माइनस कर दीजिए. मैं अगली हर क्लास से कोशिश करूंगा आपको हाथ में एक वर्कशीट दूं. वैसे तो दे रहा हूँ आपको, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दूंगा भी ताकि आप होमवर्क. सर आंसर आ रहा है इसका 39,450. सर मैं यहाँ गया, गौर से समझिएगा. लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चार्ज करना आपने 2%. क्या वैल्यू है? 39,450. ये बच गया आपके पास. 39,450 के ऊपर सर कितने परसेंट चार्ज करेंगे आप? 2%. आंसर निकालिए. 789. सर जवाब दीजिए. ओपनिंग वैल्यू आपके पास कितनी है सर? ओपनिंग वैल्यू आपके पास है सर 800. क्लोजिंग वैल्यू आपके पास है सर 789. अब जवाब दीजिए. अगर क्लोजिंग वैल्यू 789 है तो कितने से डिक्रीज हो गया? सर 11 से डिक्रीज हो गया. और जब कोई चीज सर डिक्रीज हो जाए, प्रोविजन जब डिक्रीज होता है तो आपके लिए क्या बन जाता है? इनकम. तो इसका मतलब है सर ये लास्ट वाली ट्रांजैक्शन आपके लिए एक्सपेंस के बजाय क्या बन गई? अदर इनकम. आ गई बात समझ में? अब शुरू करते हैं सर क्वेश्चन. सर सबसे पहले देखें क्वेश्चन में क्या है कि आपने सबसे पहले बनाना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर बनाना है इनकम स्टेटमेंट, फिर बनाना है बैलेंस शीट. तो मैं एक दफा आपको पूरा तो क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूँ जरा जल्दी जल्दी. पूरा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, पर मैन्युफैक्चरिंग में होता क्या, सारी चीजें एक साथ कंप्लीट करते हैं और कवर करते हैं. हेडिंग डालिए सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट.
एक दफा तो कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया हो आपको कि ये क्वेश्चन किस काम का। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सर मैंने स्टार्ट किया, मैंने सर इसके 2 कॉलम्स बनाए। सबसे पहले सर मैं यहाँ के मेंशन करूंगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फॉर्मेट जिन लोगों ने लास्ट क्लास में लिख लिया था वही फॉर्मेट में खदीजा दोबारा से फॉलो कर रहा हूँ। सर सबसे पहले आपके पास इसके अंदर आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री। जरा कैलकुलेटर वाले लोग और जागते रहिएगा, कोई गलती कोई कैलकुलेशन पे करे तो इसका मतलब उसका रोजा है उस बेचारे का भी, जो भी कैलकुलेशन कर रहा है। तो अगर वो गलत कर दे तो ताने मत मारिएगा, मतलब हो सकता है। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, सर क्वेश्चन में चेक करें ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कितने का गिवन है। 26,26700। सर मैंने यहाँ के लिखा, सर यहाँ वैल्यू लिखी मैंने सर इसकी 26700। फिर सर मैंने इसके अंदर परचेजेस लिखे, सर परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल की बात करेंगे। क्वेश्चन चेक करें सर परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन में गया मैं पीछे, सर मैंने देखा परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल की वैल्यू मेरे पास गिवन है 213,200। तो सर मैंने यहाँ के वैल्यू लिख दी सर इसकी 213,200। फिर सर क्वेश्चन में देखना हमें कोई कैरेज इनवर्ड्स, कोई परचेज रिटर्न, कोई इन दोनों में से कोई एक चीज है। कैरेज इनवर्ड्स तो नहीं है लेकिन परचेज रिटर्न है। लेकिन परचेज रिटर्न किसका है, तो वो भी रॉ मटेरियल का नहीं है। अगर रॉ मटेरियल का होता तो मैं माइनस करता। ये फिनिश गुड्स का है, फिनिश गुड्स तो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, लास्ट क्लास में हमने डिसाइड कर लिया। क्लोजिंग स्टॉक देखें आपके पास क्या गिवन है 30,640। तो सर यहाँ आएंगे, यहाँ से अब आके इसके अंदर से आप क्लोजिंग लिखेंगे, इसके अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री 30,640 सर उसको आप इसमें से क्या कर देंगे, माइनस माइनस कर लीजिए और आंसर निकालिए। 209,260 सर ये आ गया आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब आप सर इसके अंदर हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डाल के सर आप इसके अंदर लिखेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर से सर हम स्टार्ट करेंगे। डन है सर। अब लेबर में देखिए क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है। सर लेबर में आएंगे तो आपके पास क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, पढ़े सर। डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस गिवन है ना, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस। डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस कितने के हैं, 1,45,300 प्लस 12,100। तो सर हम यहाँ जाएंगे, यहाँ डायरेक्ट लेबर के अंदर लिखेंगे डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, या खाली लिख दीजिए फैक्ट्री वेजेस। फैक्ट्री वेजेस क्या वैल्यू थी 1,45,600 शायद, प्लस करेंगे सर 12,100। रुक जाइएगा मैं जरा चेक कर लूँ। 1,45,300 है, 1,45,300 की सर आपके पास वैल्यू है और उसके अंदर 12,100 को आपने ऐड कर देना है। 157,400 सर ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। इसको सर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूंगा। डन सर। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन में चेक करें सर, डायरेक्ट लेबर के बाद आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। क्वेश्चन में कोई भी रॉयल्टी, पेटेंट्स, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं गिवन। देख लें एक दफा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ना तो आपके पास कोई डायरेक्ट का फैक्ट्री एक्सपेंसेस गिवन है, ना आपके पास रॉयल्टी गिवन है, ना पेटेंट्स गिवन। अगर इन तीनों में से कोई चीज नहीं गिवन है आपके पास तो आप इन दोनों चीजों को सिर्फ प्लस करेंगे और इवेंचुअली आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी, आपको डायरेक्ट कॉस्ट मिल जाएगी जिसका नाम आएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट निकाल लें। सर 3460 3460 ये आ गई सर आपके पास प्राइम कॉस्ट। हानिया, खदीजा, इब्राहिम कंफर्म करो बेटा ये आंसर सही है, कंफर्म कर लें। 209,260 डन है, खदीजा ने भी बोला सही है ना ये। सर उसके बाद अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, अब आप इसके अंदर ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे सर आप इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। हम सर यहाँ पे आके मेंशन करेंगे सर इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। सर जरा चेक करते हैं क्वेश्चन में कि आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या गिवन है। मैं यहाँ आया सर, क्वेश्चन को जरा देखें। फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात कर रहा हूँ मैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स की स्टार्ट से बात कीजिए। सबसे पहले देखिए डिस्काउंट स्कीम छोड़ दें, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी है पहला आ गया। फिर इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस,
मैं जिन जिन को हाईलाइट कर रहा हूँ अपने पास जरा लिख लीजिए, फिर मैं आपसे पूछ लूंगा। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी आप लिखेंगे, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिखेंगे, लिख लें, इनका अमाउंट भी लिख लें। इनका अमाउंट भी मेंशन कर लें, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी और इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। डन है। 23,200। मुझे भी बताना भाई, सबसे पहले बताओ पहले क्या है। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी सर सबसे पहले आपके पास आएगा फैक्ट्री मैनेजर सैलरी 14800 14800 और दूसरी चीज इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। सर यहाँ लिखा मैंने आगे इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। सर अमाउंट बताइए क्या है। 23200। सर ये दोनों आंसर्स आ गए, राइट। अब क्वेश्चन में देखते हैं और कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो इसके अंदर। सर उसके बाद ऑफिस सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन बाद में आएगा, फिर प्रोविजन हो गया, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, फिर ड्राइंग्स हो गई, बैंक हो गया, फिर आपके पास स्टॉक हो गया, फिर फैक्ट्री के कॉस्ट हो गई, फिर डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन आ गया। सर ये जो डेप्रिसिएशन आपने निकाला था 18,000 का, ये फैक्ट्री डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है। सर इसको आप बिल्कुल यहाँ ले जाके रखेंगे, यहाँ के हम मेंशन करेंगे सर इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी सर वैल्यू आ गई आपके पास 18,000 और दिखाने के लिए एग्जामिनर को आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं 80,000 माइनस 8,000 मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप इसको 25% से। इफ़ यू वांट टू डू द वर्किंग, ये वर्किंग है आपकी। सर इन सबको प्लस कर लीजिए। सही है इब्राहिम। इब्राहिम इसका आंसर अब हमारे पास आ रहा है, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 56,000। तो मैंने यहाँ लिखा सर आंसर आ गया आपके पास 56,000। इन दोनों वैल्यूज को अब आप प्लस कर लेंगे, इन दोनों वैल्यूज को आप प्लस करके सर यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ। 422,660। सर ये क्या नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, गलती मत कर जाइएगा। सर हाँ ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। फिर आप इसके अंदर ऐड करेंगे आप इसके अंदर वर्क इन प्रोग्रेस, और वर्क इन प्रोग्रेस का आप इसके अंदर क्या लिखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग लिखेंगे, लेस करेंगे आप इसके अंदर से वर्क इन प्रोग्रेस, और सर आप इसके अंदर से क्लोजिंग को इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग चेक करते हैं सर क्वेश्चन में। एक आपके पास ओपनिंग गिवन है, यहाँ आता हूँ मैं। ओपनिंग आपके पास गिवन है सर 7,900, क्लोजिंग आपके पास कितने का गिवन है 8,200। एक एडजस्टमेंट बताऊँ सोफिया, नई नई एडजस्टमेंट आई है आपके कोर्स में। 7,900 देखो भी बताता हूँ और 8,200, मतलब एक नई एडजस्टमेंट आ गई है, सुनना। 7,900 और 8,200, एक प्लस एक माइनस, इफेक्ट क्या है, प्लस या माइनस, माइनस में आएगा। अब सुनो एग्जामिनर ये कह सकता है, सुनो एग्जामिनर सिर्फ ये दे दे सोफिया, इंक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्या हुए, इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए, ये 7,900 से 8,200 हो गए, इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए हैं। ये 7,900 से 8,200 हो गए भाई, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज। इंक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस माइनस होता है और डिक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस प्लस होता है। लिख लो टॉप पे, रजिस्टर पे टॉप पे, इंक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस को आप प्लस करेंगे और डिक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस को आप माइनस करेंगे। इंक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस है ये, मैं यहाँ लिखूं सर ये इंक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस है, और इसकी एडजस्टमेंट बनी 300। मैंने 300 को सर यहाँ से माइनस कर दिया, तो सर अब मेरे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इवेंचुअली मैं जल्दी जल्दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंच गया, तो मेरा आंसर आ गया 422,360, राइट। 300 को मैंने इसमें से माइनस कर दिया। डन है अरीबा, खदीजा, हानिया, सितवत, डन है। डन है सर। उसके बाद बढ़ते हैं सर आगे। डन सर, आ जाए इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग डालते हैं सर। अब इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे सर इसकी, नेक्स्ट पेज पे बनाइएगा, लंबा सा काम है आपके लिए, पेज थोड़ा सा ज़ाया हो रहा हो तो जाने दीजिएगा। सर इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग डालें, एक तो आपके इनकम स्टेटमेंट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, बैलेंस शीट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी समझ आ जाएगा। ये सारे काम ये क्वेश्चन आपके एक साथ कर लेगा। सर सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सेल्स। क्वेश्चन में हम लिखेंगे सबसे पहले सेल्स। सेल्स की वैल्यू देखते हैं क्वेश्चन में। सर सेल्स की वैल्यू हम यहाँ आए, सेल्स की वैल्यू गिवन है 5,25,300। कोई सेल्स रिटर्न नहीं है,
5,25,300 सर, यही वैल्यू हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम आगे सर 5,25,300। फिर सर हम इसमें से क्या कर देंगे, इसमें से हम लेस करेंगे, लेस करके यहाँ के मेंशन करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी आपके पास सबसे पहले क्या आएगा सर, आपके पास सबसे पहले आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री, मगर ओपनिंग इन्वेंट्री किसकी आएगी सर, अब फिनिश गुड्स की। फिर सर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से निकाला है। फिर अगर आपके पास परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स है तो वो भी आप लिखेंगे, तो वो भी है परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स। इसी तरह परचेज या परचेजेस रिटर्न, परचेज रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, ये भी है आपके पास, वो भी लिखेंगे। तो काफी सारी चीजें हैं इस क्वेश्चन में, यूजुअली नहीं होती इतनी सारी चीजें क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन में है। और बल्कि पूरे पास में सिर्फ एक ही क्वेश्चन में इतनी चीजें हैं, वरना यूजुअली नहीं होती। सर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे सर यहाँ के क्लोजिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ क्या, ऑफ फिनिश गुड्स। अब स्टार्ट लेता हूँ, ये सब मैंने पढ़ा है क्योंकि पीछे मैं याद करके नहीं लिख रहा हूँ, मैंने अभी क्वेश्चन में पढ़ा। ओपनिंग इन्वेंट्री पे आते हैं सर, अब आप लोग मेंशन करते जाइएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू मेंशन कीजिए 2450। फिर परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू है 15,800। परचेजेस रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स है 900। क्लोजिंग इन्वेंट्री है सर 2150। मुझे बताना सारी वैल्यू, ओपनिंग की वैल्यू बताओ बेटा। 2450 2450। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है 422360 422,360। परचेज ऑफ फिनिश गुड्स 15,800। 900 का शायद रिटर्न है, 2150 और 2150 की सर क्लोजिंग है। सर इसका आंसर निकाल लें। आंसर चेक कीजिएगा सर इसका। देखिएगा क्या आंसर आ रहा है आपका, क्लोजिंग पे माइनस होगा रिमेंबर। खदीजा आंसर बताओ इसका। सर मेरा है 441860 441,860। सर इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो सर आपके पास फाइनली यहाँ पे आंसर आएगा इसका ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैं दोबारा कर दूं। दोबारा कर रहे हैं भाई, इसका आंसर चेक करेंगे। खदीजा आंसर चेक करेंगे। चलिए क्लोजिंग इन्वेंट्री की माइनस करो। जी जी माइनस करेंगे, क्या आ रहा है सोफिया आंसर 437560 437,560। सर इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सर इसके बाद इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालिएगा। एट सेवन सेवन फोर सिक्स 87740। सर ये आ गया आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। चलें जी सर, उसके बाद अब आप आ जाएंगे किसके अंदर, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे सर आप इसके अंदर अदर इनकम। अदर इनकम में आ जाते हैं सर, सबसे पहले अदर इनकम के आपके पास सबसे पहले क्या चीज़ है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा कुछ तो मुझे याद ही है, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड याद है मैंने लिख दिया। फिर रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। क्वेश्चन में चेक करता हूँ सर मैं और क्या है, वापस गया सर मैं क्वेश्चन में। सर यहाँ कोई और इनकम आपको नजर आ रही है, डिस्काउंट रिसीव्ड, इस तरह की कोई चीज़, रिडक्शन इन प्रोविजन, बस दो चीज़ें सर, सिर्फ दो चीज़ें। डिस्काउंट रिसीव्ड की वैल्यू है 5100, और 11 से आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो कम हुआ, तो डिस्काउंट रिसीव्ड दोबारा से देख लेते हैं 5100। सर मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके लिखा सर आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड वैल्यू कितनी है 5100, और इसकी वैल्यू है सर 11, दोनों को प्लस कर लें। 5
111 सही आंसर सर लिख लें इसका 5111 डन है सर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन में, फिर आप यहाँ के सर इसके अंदर लेस करेंगे आप इसके अंदर से एक्सपेंसेस। अब जब आप एक्सपेंसेस में आएंगे तो आपकी इनकम स्टेटमेंट का भी रिवीजन हो रहा है, बहुत अच्छा ही है सर। एक्सपेंसेस को जब हम यहाँ देखेंगे तो मैं एक्सपेंसेस की तरफ जाऊंगा यहाँ पे पीछे, गौर से देखिए। सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, सबसे पहले आपके पास गिवन है सर ऑफिस सैलरीज। लिख लें, मैं हाईलाइट करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ ताकि आप लिख लें, फिर मैं आपसे पूछूंगा। ऑफिस सैलरीज एक, ऑफिस एक्सपेंसेस दो, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट तीन, और एक पे एडजस्टमेंट है। तीनों को पहले मार्क करके वहां पे ले जाइए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ऑफिस सैलरीज 3620 सही है खदीजा, 36200। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस आएंगे 18600, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आएगी आपके पास 23400 माइनस 1860। अरीबा सतपथ इसका आंसर निकालना बेटा, ये मैंने हाईलाइट जो किया ये लिखेंगे एक्सपेंसेस में। मुझे आंसर बताइएगा आप, सारे आंसर बताएगा मुझे सर। सबसे पहले पहला एक्सपेंस कौन सा है? ऑफिस सैलरी, पहला एक्सपेंस आएगा सर आपके पास ऑफिस सैलरीज। दूसरा एक्सपेंस बताइए सर, ऑफिस एक्सपेंस। फिर आपके पास सर तीसरी चीज क्या है? फिर आपके पास आएगा सर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मैंने यहाँ लिखा सर आके डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ गई। पहले वाले का आंसर बताइए 36200, दूसरे वाले का आंसर बताइए 18600, और लास्ट वाले पे एडजस्टमेंट है। पहले एडजस्टमेंट से पहले वाली फिगर बताइए 23400 माइनस 1860। सर इसका आंसर चेक कीजिए 21540। सर इन सबको प्लस माइनस नहीं 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 सर, यहाँ तक आ गए, अभी आपके एक्सपेंसेस कवर हुए हैं। अब इसके बाद बाकी है, इसके बाद क्या बाकी है क्वेश्चन में चेक करें सर। इसके बाद तो हमने ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंसेस कवर किए हैं, अभी तो बाकी है आपका सारा काम। अभी आपके पास के बाद डेप्रीसिएशन आएगा। डेप्रीसिएशन आपने किस तरह चार्ज की हुई है? 3456 ये चार्ज हुई हुई है किसके ऊपर? ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर। सर मैं यहाँ गया, मैंने ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर चार्ज किया 3456। तो यहाँ लिखेंगे आके डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट पे 3456 मैंने चार्ज कर दिया। सर इन दोनों वैल्यूज को प्लस करें, तीनों को, मतलब चारों को, इन सबको प्लस करें। कहाँ एडमिशन लिया सोफिया? सर 79796। 79796। सर ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम को प्लस करो सारे, और सोफिया नीचे से एक्सपेंसेस को माइनस करो, और मतलब इसका आंसर निकालो बेटा। खदीजा सतवत आंसर निकालो इसका, अरीबा आंसर निकालो। प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर उसका मेरा आंसर आ रहा है वो इनकम को प्लस करने के बाद 92851 वो हाँ, उसको उसमें इसको माइनस कर दो, आंसर बताओ। माइनस कर दो 13055। सर इसका आंसर आ रहा है आपके पास 13055। ये हो गया सर आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर। हमारे पास बहुत अच्छा टाइम बचा है, हम बैलेंस शीट की सीखेंगे सर। जरा जल्दी जल्दी बैलेंस शीट भी आज इसकी ड्रॉ करते हैं। आ जाए सर जरा इसमें। खदीजा थम्स अप इफ इट्स राइट, थम्स अप। डन सर। उसके बाद अब आपने बनाना है सर इसकी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नहीं भेजो सर, इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एरिया कवर हो जाएगा। इसके बाद में आपको पास पेपर के रीसेंट पास पेपर्स के क्वेश्चन कराऊंगा, मगर आपको एक बात बता रहा हूँ, रीसेंट पास पेपर्स के क्वेश्चन में ये सब कुछ नहीं बन रहा मसा। यानी रीसेंट पास पेपर्स के क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनवा के ना इनकम स्टेटमेंट भी वो हार्डली पूरी बनवा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट पे रोक देगा। टाइम कम है ना, पहले ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन था, अब ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन, तो वो 20 मार्क्स के हिसाब से आपको चीजें देगा। पहले ये 40 मार्क्स है जिस पे आप काम कर रहे हैं। तो इनकम स्टेटमेंट 15-16 मार्क्स की, फिर 12-14 मार्क्स की इनकम स्टेटमेंट, फिर फाइनेंशियल पोजीशन 12 मार्क्स की, इस तरह डिवाइडेड है। अब इसके बाद मैं आपको सिर्फ होमवर्क में दूंगा क्वेश्चन ऐसे वाले, कुछ कर लीजिएगा परसों तक। उसके बाद हम आपको रीसेंट पास पेपर्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाएंगे। सर मैंने लिखा था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को सर 3 कॉलम्स में सर सबसे पहले डिवाइड कर दीजिए स्टार्ट करते ही। सबसे पहले आगे सर मेंशन कर दीजिए, उसमें आ जाएगा सबसे पहले आपके पास एसेट।
एसेट में भी आपके पास सबसे पहले कौन सा एसेट आ जाएगा? एसेट में भी आपके पास आ जाएगा सर नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में आपके पास सबसे पहले आएगा सर एट कॉस्ट, फिर आपके पास आएगा सर इसके अंदर पीएफडी, और फिर सबसे लास्ट में आपके पास आएगा नेट बुक वैल्यू। ये नया फॉर्मेट, पुरानी मार्केटिंग स्कीम देखेंगे ऐसी नहीं होगी सर। अब आ जाते हैं, सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है? सबसे पहले आपके पास गिवन है प्लांट एंड मशीनरी। मैंने सर यहाँ के लिखा सर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट इत्तफाक है मुझे याद है 80,000, क्योंकि उस पर स्क्रैप वैल्यू 8,000 थी और मैंने डायरेक्ट लिख दी। याद है आपको सर? आपने यहाँ पे प्लस करके वैल्यू भी लिखी है, मैं आपको दिखाता हूँ सर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, जरा पीछे ज़्यादा जाना पड़ रहा है, लेकिन ये कि इंपॉर्टेंट है सर। हमने 36,000 के अंदर 18,000 को क्या कर देना है? ऐड। पुरानी वाली डेप्रीसिएशन में इस साल के डेप्रीसिएशन को आप ऐड कर देंगे। 36 में 18 को ऐड कर दें, आंसर चेक करें आपके पास क्या बन रहा है? 54। 54 ना, 54 लिख दीजिए वहाँ पे पीएफडी में। फिर ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट लिखें 24,000, नीचे ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट लिखें, उस पर डेप्रीसिएशन को प्लस करके लिखिएगा। आगे जो पीएफडी का कॉलम है 15360 प्लस 3456, 15360 प्लस 3456, इन सबको प्लस कर लीजिए, प्लस 3456। 18816 दोबारा बताना मुझे, रुक जाओ यहाँ पे सर, मुझे दोबारा बताइएगा। पहले वाले का पीएफडी बताइए 54,000, दूसरे वाले का पीएफडी बताओ कितना है? 18816, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 24,000। 24,000, और नाम क्या है इसका? ऑफिस इक्विपमेंट। सर मैंने यहाँ के लिखा सर, ये आपके लिए ऑफिस इक्विपमेंट हो गया सर। अब सबको माइनस कर लीजिए, दोनों को माइनस करके आंसर निकालिए, फिर मुझे वैल्यू बताइए। 80 में से 54 को माइनस कीजिए, 26 आएगा। दूसरी वैल्यू भी माइनस कीजिए सर, 5184। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 5184। भाई सब लोग जो चैट बॉक्स में हो सही देखो, डन है? आंसर सारे सही है, कंफर्म है? इन दोनों को प्लस कर लें। 31184। सर यहाँ तक इसका आंसर आ गया। अब एसेट्स में से आपने नॉन करंट एसेट्स का काम कवर किया, अब आप किस में जाएंगे? अब आप जाएंगे सर करंट एसेट्स के अंदर। करंट एसेट्स ना याद रख के मतलब करने सारे में, सत्वत याद रख के करने बेटा, 5 होते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, अक्सर लोग गलती करते हैं, लेकिन सर सुने, यहाँ जल्दी मत कीजिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं, इन्वेंट्री एट एंड तो आप यहाँ लिखेंगे, लेकिन सुने, ये है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसमें 3 तरह की इन्वेंट्रीज है। पहली है रॉ मटेरियल, दूसरी क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरी क्या है? फिनिश गुड्स। अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे। अलग अलग कैसे सर? पहले तो क्लोजिंग दिखाता हूं मैं आपको। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में 30,640, 8,200 और 2,150। आप सर यहाँ लिखेंगे आगे। अब देखिएगा सर, जहाँ मैं क्वेश्चन में इसको फिक्स करने जा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ ले सर। यहाँ लिखेंगे आगे 30,640, दूसरी वैल्यू सर आपके पास आएगी 8,200, और तीसरी वैल्यू सर आपके पास आएगी 2150। इस वैल्यू को सर आप आपस में क्या कर लेंगे? तीनों को प्लस, ये आपकी इन्वेंट्री बन गई टोटल। आप हमेशा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में इन्वेंट्रीज को ऐसे ट्रीट करेंगे। फोर 4990 सही है सर। इन्वेंट्री एट एंड के बाद सर आपके पास अब आएगा अदर रिसीवेबल्स। अगर कोई प्रीपेड है तो आप इसमें लिखेंगे, है क्या? है ना सर? एक है प्रीपेड सर, एक प्रीपेड है आपके पास, उसके अलावा कोई इनकम आपको नहीं मिलने वाली। एक ही है सर, वो है सर 1860 का डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को सर आप यहाँ लिखेंगे। मैं यहाँ आया सर, मैंने यहाँ के लिखा सर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की क्या वैल्यू है सर? 1860, यहाँ वैल्यू लिख लेंगे। फिर सर आगे देखें क्वेश्चन में, फिर आपके पास आएगा अकाउंट रिसीवेबल्स। सर याद है आपको अकाउंट रिसीवेबल पे एक एडजस्टमेंट किया आपने? हाँ, एडजस्टमेंट किया, उसके बाद वैल्यू हमने यहाँ लिखी हुई थी एंड में। मैं यहाँ लिखूँ सर, वैल्यू कितनी बच गई थी सर? 3940, 39450। उस पर कितने परसेंट आपने चार्ज करना है? पीएफडीडी 2%। आंसर कितना आया था उसका? 789। फिर से देखो, ये वो अमाउंट है जिसमें मैंने रिसीवेबल्स को माइनस करके लिखा है, तो ये मैं यहाँ माइनस करके लिखा हुआ 39450 और 789 सर यहाँ लिख देंगे। अमाउंट बताना फिर से, 3
हाँ 39450, उसमें से सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को माइनस किया जाएगा 789 के नाम से। सर इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। सर ये 3945 रही है। हम्म सर 3861 38661, सर ये आंसर आ गया। कितने एसेट्स हो गए? तीन। दो, तीन, दो तीन, बोलो ना, सही बोल रहे थे, तीन। अब कितने बच गए? दो। दो बहुत आसान है, एक होता है क्या, बैंक, दूसरा क्या होता है, कैश। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कैश नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा, बैंक पढ़ा है, लेकिन सर जवाब ने उल्टा है इसमें ना सोफिया। अक्सर पास पेपर के क्वेश्चन में एसेट से लाइबिलिटी की तरफ मूव होता है, ये उल्टा है क्वेश्चन। इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट से आप वापस नॉर्मल हो गए। पहले आपका नेगेटिव बैलेंस था, अब आपने क्या किया, नेगेटिव मतलब सर मैंने यहाँ लिखा नेगेटिव कितना बैलेंस था आपका 3600, और आपने रिसीव कितना किया अमाउंट सर 4800, तो आपको कितने पैसे मिल गए 1200। इसका टोटल निकाल लीजिए सर। किसका टोटल निकालना है सर? इन सबका टोटल निकाल लेंगे। एट टू सेवन वन वन। अब ऊपर जो नॉन करंट एसेट्स हैं उनको करंट एसेट्स में ऐड कर दीजिए। सही है 895, सर ये इसका आंसर आ गया। डन हो गया सर, ये आपके करंट एसेट्स का टोटल बन गया। डन। अब छोटा सा एरिया बाकी है सर आपका, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी का सेक्शन आप यहाँ लिखेंगे सर। इक्विटी के सेक्शन में आपके पास सबसे पहले आएगा कैपिटल एट स्टार्ट, यहाँ मेंशन करेंगे सर आके कैपिटल एट स्टार्ट। कैपिटल एट स्टार्ट के अंदर सर आप इसमें से ड्राइंग्स को क्या कर देंगे, ड्राइंग्स को आप इसमें से कर देंगे माइनस, फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर को आप इसमें क्या कर देंगे ऐड। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद आपके पास कैपिटल एट एंड आ जाएगा। कैपिटल एट स्टार्ट की वैल्यू चेक करते हैं सर क्वेश्चन में, चेक करते हैं सर कैपिटल एट स्टार्ट की वैल्यू कितनी है। कैपिटल एट स्टार्ट की वैल्यू आपके पास गिवन है सर 80,740 लिख लें, ये रही आपके पास कैपिटल एट स्टार्ट की वैल्यू। फिर आपके पास ड्राइंग्स की वैल्यू गिवन है 11,600, 80,740 उसमें प्लस कर देंगे 11,600। सर यहाँ आ जाए सर, आप मुझे वैल्यू बताएं सर, इसकी पहली क्या वैल्यू है 80,740, उसमें से माइनस कर देंगे 11,600 माइनस कर देंगे। सर जवाब दीजिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 13,054, इसको प्लस कर दें 55 है सर। आंसर चेक करें 82,195। क्वेश्चन चेक करते हैं सर, कोई लाइबिलिटी, कोई नॉन करंट लाइबिलिटी या कोई ऐसी चीज क्वेश्चन में गिवन है? मैंने नॉन करंट लाइबिलिटी कोई नहीं देखी, आप भी देख लें, मैंने कोई नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं देखी। नॉन करंट लाइबिलिटी होती तो कोई लिखा होता बैंक लोन या कोई इस तरह की चीज, कुछ नहीं है। हाँ एक ही होती है, एक क्वेश्चन है पूरे पास पेपर में जिसमें दो हैं, वो बताऊंगा आपको क्वेश्चन कराते हुए। सर अब आ जाते हैं सर क्वेश्चन में। सर अक्रूड है आपके पास 12,100 का, अक्रूड गिवन है 12,100 का, एक हो गया। इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो लाइबिलिटी हो? नहीं है सर, सोच लें अच्छे से। अब नहीं, चलें सर अभी तो इसकी बात करते हैं। क्रेडिटर्स भी तो होंगे ना बेटा, ऐसे जल्दी से भाग के आगे जाके क्या फायदा। सर क्रेडिटर्स भी होंगे, वैल्यू कितनी है सर 19,600। सर अब आप करेंगे क्या, आप मेंशन कैसे करेंगे इनको, मैं मेंशन करता हूँ फिर आपको वैल्यू लिख के बताता हूँ। सर यहाँ आएंगे, यहाँ के हेडिंग डालेंगे सर सबसे पहले नॉन करंट लाइबिलिटी। सर वो तो है नहीं, हेडिंग तो डालेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी और डैश। फिर सर आप हेडिंग डालेंगे सर इसके अंदर आके करंट लाइबिलिटी। सर करंट लाइबिलिटी के अंदर आएंगे तो सर सबसे पहले आके यहाँ पे मेंशन करेंगे सर ट्रेड पेबल्स, क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन करेंगे, और उसके नीचे सर मेंशन करेंगे आके अदर पेबल्स। यहाँ तक आएंगे सर हम। डन। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस खदीजा, डन। अब चलें सर क्वेश्चन में मैं आपको दोनों वैल्यूज दिखाऊं, आप लिखें फिर बैलेंस करें इसको।
सर वैल्यू देखिएगा इसका, क्रेडिटर की वैल्यू है सर 19,600, लिख लें, क्रेडिटर की वैल्यू है 19,600 और अदर पेबल्स की वैल्यू है सर आपके पास, अदर पेबल्स की वैल्यू है आपके पास 12,100, लिख लें 12,100 और 19,600। मुझे बताइएगा पहले वैल्यूज फिर कॉपी कीजिएगा। सर पहली क्या वैल्यू है 19,600 क्रेडिटर्स और 12,100। सर अब इन दोनों को जरा प्लस करें, 31700। अब जरा इन दोनों को प्लस करें, 13895. वाह 113895, 40 आउट ऑफ 40, 40 में से 40 आ गए ना आपके। आपने इतनी मेहनत की, इतनी देर तक काम किया। मैं आपको अब क्वेश्चन भेज रहा हूँ, पहले मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ सोफिया को, सोफिया आप सबसे शेयर कर रही है ग्रुप में, मैं दूसरे वाले ग्रुप में, खदीजा तुम्हारे वाले ग्रुप में फिर शेयर कर दूंगा। मैं एक वर्कशीट शेयर कर रहा हूँ, उसके कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क, आप वो दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। कर लिया भाई काम मसला? बाकी सब लोग जो जो लोग काम कर चुके हैं बाय बाय, बस आपको वर्कशीट मिलेगी नीचे, होमवर्क ग्रुप पे ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर, अल्लाह हाफिज़।